नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड बजट 2022-23। ये चैप्टर जो है दोस्तों, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झारखंड का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, झारखंड बजट से एक या दो प्रश्न जो है वो पूछते ही पूछते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने जो है आपको कुछ करना नहीं है। जितना भी आपका झारखंड बजट से रिलेटेड है सबको एमसीक्यू फॉर्मेट में लगभग 50 से अधिक क्वेश्चंस हैं, उसको मैंने किया है। तो आप सिर्फ इसको सुनिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप उसको देख के टिक मार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, रटने का जरूरत नहीं है, लेकिन इसको एक दो बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे बताने के बाद भी। तो देखिए दोस्तों, झारखंड बजट जो है 2022-23 जो है वो झारखंड विधानसभा में कब पेश किया गया है? 3 मार्च 2022 को ये आपका झारखंड विधानसभा के समक्ष पेश किया गया। और इनको किसने पेश किया? तो झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? डॉक्टर रामेश्वर उरांव। तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा 3 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा में जो है बजट पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए झारखंड बजट 2022-23 जो पेश किया गया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट का जो क्वेश्चंस है उसको करेंगे। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये 50+ क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर तो क्वेश्चन आने वाले हैं ही नहीं। क्योंकि लगभग सभी टॉपिक को मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी चीज़ों को मैंने बनाया है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, तो देखिए इसके पहले में थोड़ा सा हम लोग भूमिका देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है आर्थिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? आर्थिक वित्तीय विवरण। आर्थिक वित्तीय विवरण का कहने का मतलब हो गया कि आपका जो है कितना आय हुआ सरकार को, ठीक है, टैक्स के तौर पे, और कितना खर्च होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसका जो अनुमानित जो है विवरण जो है साल में एक बार देना पड़ता है, तो उसी को क्या बोल दिया गया? बजट बोल दिया गया। लेकिन संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, ये आर्टिकल कितना है? 112 में है। तो चलिए आर्थिक वित्तीय विवरण में जो है वो क्या क्या टॉपिक आता है, तो इसमें देखिए दो चीज़ें आती है। पहला हो गया बजट और दूसरा हो गया आर्थिक सर्वेक्षण। एक यानी कि एक फ्यूचर आने वाला और एक आपका पास्ट जो बीता हुआ साल है उसके बारे में दोनों का एनालाइज होता है। ठीक है दोस्तों, एक में आपका क्या होता है? अनुमान होता है, और दूसरा में क्या होता है? एनालाइज होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो बजट में क्या होता है कि ये आगामी वर्ष के लिए होता है, यानी आने वाले साल के लिए होता है। जैसे अभी क्या, अभी 2023 आया भी नहीं है, आने वाला है, तो हम लोग बजट क्या बोलते हैं? 2022-23 बोलते हैं। और आपका आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये आपका क्या है? बीता हुआ साल। तो अभी क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है, तो इसमें एक साल इधर कर दीजिए, यानी 2021-22। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे तो एक साल पीछे, और बजट की बात करेंगे तो एक साल बाद। तो एक साल बाद जो होता है वो आपका कब? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक है इसका। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें होती है इसमें? होता है कि क्या क्या होने वाला है उसका अनुमान या घोषणा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपका ये जो है कब पेश किया गया झारखंड में? आपका 3 मार्च 2022 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा झारखंड विधानसभा में बजट पेश किया गया। ठीक है, अब देखिए आर्थिक सर्वेक्षण क्या आपका? ये बीता हुआ वर्ष के लिए होता है, और ये भी आपका 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक ये है। ठीक है, इस साल का। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि क्या क्या हो गया है बीता हुआ साल में वो, और क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जो हो गया या फिर कोई प्रोजेक्ट अगर कंटिन्यूइंग है तो उसमें क्या कितना पैसे खर्च हुए, या फिर उसमें क्या क्या चल रहा है, उसका एनालाइज किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या, ये कब पेश किया गया? 2 मार्च 2022 को। और किसने पेश किया है? तो वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, और झारखंड विधानसभा के समक्ष ये पेश किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बजट का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। बजट क्या होता है दोस्तों कि ये आने वाले वर्ष यानी कि आगामी वर्ष के आय तथा व्यय का आकलन या फिर अनुमान होता है। यानी कि जो आपको, यानी रिसिप्ट, यानी जो आपको आय यानी कि टैक्स के तौर पे जो आपको नहीं, कहने का मतलब हो गया सरकार को जो मिलती है, ठीक है, पैसा जो मिलती है, प्राप्तियां जिसको बोलते हैं हम लोग, रिसिप्ट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, और आय भी बोल सकते हैं।
और आपका व्यय, व्यय मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर, दोनों का जो आकलन होता है, अनुमान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बजट बोलते हैं। ठीक है, अब आइए बजट जो है इसको दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया आपका आय, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिसिप्ट यानी कि प्राप्ति, और दूसरा हो गया खर्च। ठीक है, यानी कि कहीं से हम लोग प्राप्त करेंगे और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे, यानी कि सरकार जो है वो क्या करती है, खर्च करती है। तो ये दो चीजें हो गई। अब देखिए प्राप्ति में दो तरह की प्राप्तियां होती है, एक राजस्व प्राप्ति होती है और एक होती है पूंजीगत प्राप्ति यानी कि आय, यानी कि एक रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया और दूसरा हो गया कैपिटल रिसिप्ट हो गया। उसी तरह आपका एक्सपेंडिचर में भी आपका क्या होता है, दो तरह की खर्चे होती है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती है। ठीक है, तो देखिए राजस्व प्राप्तियां जो होती है यानी कि राजस्व आय भी बोलिए, तो राजस्व प्राप्तियां सरकार द्वारा वसूल किए गए सभी प्रकार के शुल्क, निवेशों पर प्राप्त आय और लाभांश होती है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहे कि राजस्व जो प्राप्तियां होती है ये सरकार द्वारा वसूल किए गए सभी प्रकार के शुल्क यानी टैक्स, और कहीं पे निवेश किया है तो उससे उसको जो आय आमदनी हुआ है यानी कि उससे जो उसको लाभ हुआ है वे सारे टैक्स जो है किस में आती है, राजस्व प्राप्तियां में आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए जिससे ना तो देनदारी का उत्पन्न होता है और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है, यानी कि किसी को लौटाना नहीं होता है। ये जो पैसा आपके पास आया मतलब सरकार के पास आया, दोबारा इसको ना तो सूद समेत इसको चुकाना पड़ता है और ना ही कहीं पे अगर संपत्ति इकट्ठा करके रखा है तो उस संपत्ति और उससे अगर कोई टैक्स आ रहा है तो वो संपत्ति में भी कोई हानि नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे सरकार का चालू आय भी बोलते हैं और इस आमदनी को लौटाने की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं होती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राजस्व प्राप्ति बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति वह राशि जिसे गैर ऑपरेटिंग स्रोत से हासिल किया जाता है। इसमें बाजार से लिए गए ऋण यानी कि जो हम लोग कर्ज लेते हैं बाजार से, यानी कि सरकार जो कर्ज लेती है बाजार से, रिजर्व बैंक और अन्य संस्थानों से ली गई उधार राशि यानी वही ऋण ही हो गई इत्यादि शामिल होती है। और इसमें जो है सरकार की देनदारी बढ़ती है और इसे लौटाना पड़ता है। जैसे वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लिए, आरबीआई से ले लिए, या फिर उसमें कोई शेयरिंग हो गया आपका, या फिर अन्य संस्थानों से, अन्य संस्थानों का मतलब हो गया वर्ल्ड बैंक यानी जो बड़े बड़े बैंक हैं उससे जो है क्या करती है, राज्य सरकार कर्ज लेती है या फिर आपका भारत सरकार कर्ज लेती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूंजीगत आय बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए राजस्व। अब देखिए व्यय यानी एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। वह सरकारी खर्च जिसे सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान समेत रखरखाव और मरम्मत जैसी रूटीन कार्यों पर खर्च करती है, उसमें प्रशासनिक व्यय, किराया कर एवं अन्य स्थापना संबंधी व्यय शामिल है। इसे सरकार को कुछ वापस नहीं मिलता है। देखिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि वैसा सरकारी खर्च जो सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन यानी कि जो भी आपका गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट कोई भी सर्वेंट हो उसके लिए जो खर्च होता है, उसको वेतन देता है, पेंशन देता है और सारे उसको बहुत सारे जो चीज़ें देती है, फैसिलिटीज देती है, उस पर जो आपका खर्च होता है वो खर्च हो गया। यानी प्रशासनिक व्यय जो हो गया, आपका किराया हो गया, अन्य स्थापना संबंधी व्यय हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राजस्व व्यय बोलेंगे। ठीक है, और पूंजीगत व्यय किसको बोलते हैं, तो देखिए वह खर्च जिसका लाभ एक वर्ष में ही ना मिलकर भविष्य में कई सालों तक मिलता रहता है। इसमें उन सभी खर्चों का शामिल किया जाता है जो किसी स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों ये जो है पूंजीगत व्यय हो गया, जैसे सरकार के द्वारा बड़े बड़े जो है कंपनियां बनाई जाती है, जैसे हो गया आपका रेलवे हो गया, सेल हो गया और सारे पावर प्रोजेक्ट हो गया, ये सब चीज़ें जो बनाई जाती है, मशीनरी वगैरह, वो भूमि से संबंधित हो गया, भवन हो गया, संयंत्र हो गया, बड़े बड़े मशीन्स जो बनाते हैं, तो कल कारखाने जो बनाते हैं, तो एक बार में सरकार क्या करती है, पैसा खर्च करती है और उससे फिर उनको क्या मिलता है, आय का स्रोत मिलता है। कहने का तात्पर्य हो गया कि सरकार जो है कोई संस्थान या फिर कोई मशीनरी हो गया या फिर डेवलपमेंट का ऐसा सामान बनाए जिससे उसको आय का स्रोत प्राप्त हो, यानी कि उससे उसको क्या टैक्स मिले। तो जैसे रेलवे का निर्माण कर लिया और उससे क्या उसको मिल रहा है, जब टिकट कटा के जा रहे हैं तो सरकार को पैसा दे रहे हैं, तो एक बार वो खर्च कर लिया उसके बाद उसको क्या हर साल उसको टैक्स के तौर पे एक मोटी रकम मिलती है। तो ये हो गया आपका क्या पूंजीगत व्यय, यानी कि किसी प्रोजेक्ट में काम करना जिससे आमदनी उसका होते रहे, एक साल नहीं, एक बार काम कर दिया उसके बाद कंटिन्यू उसका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल
होते रहे। ठीक है, ये सब चीज़ें जो क्या थी दोस्तों, ये बजट और उससे रिलेटेड जो शब्दावली थी दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 2022-23 का जो बजट है वो कितने करोड़ रुपए का बजट आया है और उससे रिलेटेड और सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए 2022-23 का जो बजट आया है उसमें आपको सबसे सिंपल डाटा याद रखने का क्या है, 101101, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, 1,01,101 करोड़ रुपए का ये क्या है आपका बजट है, यानी 101101, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना अनुमानित बजट है, 1,01,101 करोड़ रुपए, यानी कि 101101, इतने करोड़ रुपए जो है अनुमानित है। ठीक है, पिछला साल का बजट कितना था दोस्तों, तो 91,277, कितना था दोस्तों, 91,277 करोड़ रुपए अनुमानित था। तो उसका जो है 10.76% जो है ज़्यादा है, किसका, 91277, इसका 10.76% ज़्यादा कौन है, 101101 करोड़ रुपीस। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, पिछले वर्ष का 10.76% से ज़्यादा है इस साल का बजट। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है दो तरह का व्यय हुआ। अब देखिए बजट जो है इसमें दो तरह का व्यय होना है, एक पूंजीगत और एक राजस्व। ठीक है, यानी एक कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर और दूसरा हो गया आपका क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें देखिए पूंजीगत व्यय में आपका कितना कितना रुपए खर्च होने वाले हैं, तो 24,827.70 करोड़ रुपए, और आपका राजस्व में कितना, 76,273.30 करोड़ रुपीस। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखने का भी ज़रूरत है, क्योंकि डाटा भी कभी कभी ये जो है आपका मोटा डाटा है, इसलिए ये पूछ सकता है कि पूंजीगत व्यय कितना है और राजस्व व्यय कितना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि पिछले बजट की तुलना में पूंजीगत व्यय में 59% की वृद्धि हुई है, यानी ये जो पूंजीगत व्यय है दोस्तों 24,000 आपका 827.70 करोड़ रुपए, पिछला साल का जो पूंजीगत व्यय था उसका 59% ज़्यादा है इस बार का पूंजीगत व्यय। ठीक है, और टोटल बजट का कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 10.76% ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए बजट 2021-22 में कितना था आपका अनुमानित व्यय, तो 91,277 करोड़ रुपए था। ठीक है, अब देखिए बजट में जो है 3 तरह के प्रक्षेत्र आते हैं, तो उसके लिए कितने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए आपका कितना है, 31,896.64 करोड़ रुपए। सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए कितना है, 37,313.22 करोड़ रुपए। और देखिए आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए आपका कितना है, 31,891.14 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से सबसे ज़्यादा आपका कौन है, सामाजिक प्रक्षेत्र वाला है। सबसे ज़्यादा किसको आवंटित किया गया है, सामाजिक प्रक्षेत्र को, यानी बीच वाला को आवंटित किया गया है, कितना, 37,313.22 करोड़ रुपए। और सबसे कम किसको दिया गया है, सबसे कम दिया गया आर्थिक प्रक्षेत्र, यानी कि लगभग सामान्य प्रक्षेत्र और आर्थिक प्रक्षेत्र दोनों क्या है, बराबर ही है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो 5 करोड़ कितना, 5 करोड़ का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए दोस्तों जो प्राप्तियां हैं, यानी कि आय है, आय का जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से झारखंड सरकार को पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी पैसे कहाँ से आएंगे, तो देखिए राज्य का जो कर राजस्व है उससे जो है आप कितना पैसा मिलेगा, लगभग 24,850 करोड़ रुपए सरकार को मिलेगा। अब देखिए राज्य का गैर कर राजस्व है, ठीक है, इसमें कितने सरकार को पैसे मिलेंगे, तो 13,762.84 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए केंद्र सहायता से पैसा कितना आएगा, तो 17,405.74 करोड़ रुपए। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, ठीक है, तो 27,006.58 करोड़ रुपए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों लोक ऋण, विभिन्न स्रोतों से जो है कर्ज मिलने वाला है वो कितना अनुमानित किया गया है, 18,000 करोड़ रुपए। उसके बाद उधार तथा अग्रिम की वसूली से कितना 75.84 करोड़ रुपए है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो 6 टाइप का है, इन 6 टाइप में सबसे ज्यादा अगर जो है पैसे आएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सेदारी से आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राप्तियां जो हो रही है उसमें सबसे ज्यादा प्राप्तियां आपको कहां से मिलेगी? केंद्र करों में राज्य की हिस्सेदारी। कहां पे? केंद्र करों में राज्य की हिस्सेदारी से। और सबसे कम अगर आय मिल रहा है तो कहां पे मिल रहा है? तो आपका उधार तथा अग्रिम की वसूली से सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान में रखिए, सबसे ज्यादा और सबसे कम। उसके बाद आइए हम लोग थोड़ा पॉइंट के बारे में कुछ पॉइंट के बारे में जानेंगे। अब देखिए झारखंड जो है बने हुए 22 साल हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया? 22 साल हो गया। लेकिन झारखंड में कुल 20 बार ही बजट पेश हुआ है, 2 बार बजट पेश नहीं हुआ है। कब कब नहीं हुआ है और किस स्थिति में नहीं हुआ है? तो दोस्तों झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन कब कब लागू हुआ है? 2009 में, ठीक है दोस्तों, 2010 में, और एक हो गया आपका 2013 में। ठीक है, तो देखिए, तो झारखंड में जो है आपका कुल 20 बार, 22 बार ऐसे होना चाहिए था बजट पेश, लेकिन 20 बार ही हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि 2009 और 2013 में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होने का मुख्य कारण है। ठीक है दोस्तों, जिसके वजह से बजट पेश नहीं हो पाया था। और झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, एक 2009 में, 2010 में और 2013 में। लेकिन 2009 और 2013 में बजट पेश नहीं हुआ, 2010 में बजट पेश हो गया था। अब देखिए झारखंड में सर्वाधिक बजट रघुवर दास के द्वारा कुल 8 बार पेश किया गया है। 3 बार जब वे वित्त मंत्री थे उस टाइम किया गया था, और यानी मुख्यमंत्री से पहले वो वित्त मंत्री बने थे। ठीक है, उस टाइम वो जो है 3 बार बजट पेश किए थे और 5 बार मुख्यमंत्री रहते समय बजट पेश किए थे। ठीक है, तो टोटल हो गया 8 बार। अब देखिए रामेश्वर उरांव द्वारा 3 बार बजट पेश किया गया, 2020, 2021 और 2022। रामेश्वर उरांव के द्वारा कितने बार किया गया है? 3 बार, 2020, 21 और 22, यानी कंटिन्यू 3 बार ये कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि झारखंड में सबसे पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो मृगेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा सबसे पहली बार जो है झारखंड में बजट पेश किया गया था। और ये लगातार 4 बार जो है बजट पेश किए हैं झारखंड में। तो पहला 2001 में, फिर 2002 में, 2003 में और फिर 2004 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा। अब देखिए राजकोषीय घाटा होता क्या है दोस्तों? तो देखिए आय अगर आपके पास यानी इनकम कम हो और खर्च ज्यादा हो तो क्या ऑब्वियस सी बात है कि घाटा लगेगा। तो इसका मतलब है कि जो आपका सरकार का जो प्राप्तियां जो है यानी आय जो है वो कम है और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च उनका ज़्यादा होने वाला है, तब क्या होता है? राजकोषीय घाटा लगता है। ठीक है, तो देखिए इस बार जो राजकोषीय घाटा जो है कितना अनुमानित है? 11,286.46 करोड़ रुपए। और जो है ये राज्य के अनुमानित जीएसडीपी। ठीक है दोस्तों, जीएसडीपी पता ही होगा, जैसे हम लोग जीडीपी बोलते हैं ना, इंडिया का जीडीपी, तो क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और यही चीज आपका क्या आएगा? जीएसडीपी, यानी कि आपका हो गया ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका झारखंड सकल घरेलू उत्पाद जो है, तो उसका ये कितना परसेंट है? राजकोषीय घाटा 2.81% है। कितना है? 2.81% है। ध्यान में रखिएगा कितना जीएसडीपी का कितना परसेंट है? ये 2.81% है। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो है ये आपका प्रेजेंट जो जीएसडीपी या राज्य के अनुमानित जीएसडीपी का कितना परसेंट है? 2.81% है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कांस्टेंट प्राइस यानी स्थिर मूल्य पे और करंट प्राइस यानी कि चालू मूल्य पर, ठीक है, विकास दर क्रमशः 6.15% है और 10.72% है। ठीक है दोस्तों, स्थिर मूल्य पे जो है विकास दर कितना है? 6.15% है। और आपका करंट प्राइस पे यानी कि आपका चालू मूल्य पे जो विकास दर है वो कितना है? 10.72% है। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे झारखंड बजट से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप इसे एकदम ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि इससे 1 या 2 प्रश्न एकदम जो आपके झारखंड एग्जाम है उससे जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? झारखंड विधानसभा में झारखंड बजट 2022-23 का बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो झारखंड विधानसभा में झारखंड बजट 2022-23 का बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया होगा। तो इसमें आपका वित्त मंत्री कौन है? रामेश्वर उरांव। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा 3 मार्च को
झारखंड विधानसभा में आपका बजट पेश किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड विधानसभा में कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 101101। इसको ऐसे मत याद रखिएगा कि 1,01,101 करोड़ रुपए, ठीक है दोस्तों, उसको सीधी डिजिट में याद रखिए, इसको 101101, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष झारखंड विधानसभा में झारखंड बजट को पेश नहीं किया गया था? तो दोस्तों आपको याद होगा कि 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, 2009 में, ठीक है दोस्तों, 2010 में और आपका 2013 में, ठीक है। तो इन 3 साल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, लेकिन 2010 में क्या हुआ था, बजट पेश हुआ था। 2009 और 2013 में बजट पेश नहीं हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं दोस्तों। झारखंड बजट 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो आपके पास ऑप्शन है 11,000 करोड़ रुपए, उसके बाद आपका हो गया 11,286.43 करोड़ रुपए, 17,272.30 करोड़ रुपए, 13,426.50 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 11,286.43 करोड़ रुपए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड बजट 2022-23 में बनी प्रावधान के अनुसार झारखंड राज्य को केंद्र सहायता से कुल कितने करोड़ रुपए प्राप्त होंगे? तो केंद्र सहायता से कुल कितने करोड़ रुपए प्राप्त होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 17,405.74 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा की गई घोषणा के तहत झारखंड में निजी क्षेत्रों के रोजगार में कितने प्रतिशत झारखंड के निवासी को आरक्षण दिया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75% जो है आपका झारखंडी को नौकरी दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड बजट 2022-23 कब पेश किया गया? देखिए, झारखंड बजट 2022-23 यानी इस साल का बजट कब पेश किया गया? 3 मार्च 2022 को झारखंड बजट पेश किया गया। और झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो कब पेश किया गया था? 2 मार्च, यानी जस्ट एक दिन पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड बनने के बाद से अब तक किस वर्ष का झारखंड बजट सबसे ज्यादा पेश किया गया है? ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा झारखंड बजट यानी अनुमानित जो बजट का आंकड़ा है वो आपका 2022-23 यानी इसी साल सबसे ज्यादा बजट पेश किया गया है। तो कितना किया गया? 101101, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? 1,01,101 करोड़ रुपए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 11,286.46 करोड़ रुपए अनुमानित है। जो राज्य के अनुमानित जीएसडीपी का बताए थे दोस्तों, राज्य के अनुमानित जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर क्या होगा? 2.81% है। क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड बजट के अनुसार झारखंड सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब लागू हुआ था? आपका 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा ये नीति बनाया गया था। क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये योजना बनाई गई थी। तो इस योजना को बंद कर किस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड राज्य फसल राहत योजना, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड बजट 2022-23 में निम्न में से कौन सी योजनाओं को प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है? आपके पास ऑप्शन है गोधन न्याय योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों योजनाओं को इस साल क्या हुआ है? लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों इन योजनाओं से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन हैं जो आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड बजट के अनुसार मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो मसलिया जो है किस जिला का एक प्रखंड है? दुमका जिला का एक प्रखंड का नाम है मसलिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुमका, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड विधानसभा में डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा कितने बार बजट पेश किया गया है? तो 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? 1 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, 3 बार बजट पेश किया गया है। 2000 कब पेश किया गया है? आपका 2020, 2021 और 2022, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
14 झारखंड विधानसभा में पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, मृगेंद्र प्रताप सिंह और प्रभात कुमार। तो इसका आंसर क्या होगा? मृगेंद्र प्रताप सिंह। 2001 में बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 झारखंड बजट में घोषित गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना संबंधित है? किससे संबंधित है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना? किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, आदिवासी समुदाय को आर्थिक सहायता प्रदान करना या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। किस योजना के तहत ये विद्यार्थियों को सहायता प्रदान किया जा रहा है? गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 झारखंड बजट 2022-23 में घोषित गरीबों एवं किसानों को हर महीने कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी? तो आपके पास ऑप्शन है 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट और 50 यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत कुल कितने गांव का चयन किया जाएगा? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों? 85, 65, 100 एंड 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100, यानी कि 100 गांवों का चयन किया जाएगा वहां के स्थानीय विधायकों के द्वारा, यानी विधायकों के द्वारा 100 गांवों का यानी कि 100 विलेज का चयन किया जाएगा, जिसको एग्री स्मार्ट यानी कि ग्राम योजना यानी कि उसको स्मार्ट ग्राम बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कुल कितने नए परिवारों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 लाख नए परिवारों को उसमें शामिल करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड के जीडीपी में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है? देखिए स्थिर मूल्य यानी कांस्टेंट प्राइस पे, तो कांस्टेंट प्राइस पे कितना है? 6.15 है और करेंट प्राइस यानी कि चालू मूल्य पे कितना है? 10.72% है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाल ही में जारी झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूरे देश में कौन से स्थान पे है? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो है ये 25वें स्थान पे है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीएसडीपी में रहा है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर, जिसमें आपका सेवा यानी कि आपका क्या होता है कि कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई? आपका तृतीयक क्षेत्र हो गया। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? जिसमें आपका कच्चा माल का निर्माण होता है, जैसे कृषि वगैरह से रिलेटेड हो गया, वो प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र हो गया आपका कल कारखाने, जहाँ पे कच्चा माल का निर्माण किया जाता है, कच्चा माल से आपका क्या वहाँ से प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। और तृतीयक क्षेत्र जो होता है जो बाजार तक पहुँचाया जाता है, यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या है आपका तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है जीएसडीपी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 हाल ही में पेश किए गए झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि क्षेत्र का योगदान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? यानी कि प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र का। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 9 यानी कि 9% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं नोट में कि प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है कितना जीएसडीपी में? 9% है, द्वितीयक क्षेत्र का 29% है और तृतीयक क्षेत्र का 62.5% रहा है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड की करेंट प्राइस यानी चालू मूल्य पर विकास दर कितना होने का अनुमान लगाया गया? अभी आपको बताए थे 10.72%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 झारखंड बजट 2022-23 के लिए पूंजीगत खर्चे के रूप में कुल कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? ठीक है दोस्तों। पूंजीगत यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में कुल कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 16,523 करोड़, 15,522 करोड़, 13,512 करोड़ और 24,827 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24,827 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कुल कितनी बार विधानसभा में बजट पेश किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 1, 2, 3 और या फिर एक बार भी नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 बार बजट पेश किया गया है। ठीक है। कब कब पेश किया गया है? 2011 में और 2012 में बजट पेश किया गया है। ठीक है। हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 इस बार झारखंड बजट में विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा फंड किसे आवंटित किया गया है? तो चंपाई सोरेन जी को किया गया, हेमंत सोरेन जी,
या फिर आलमगीर आलम को या रविन्द्रनाथ महतो को? तो दोस्तों ये जो है हेमंत सोरेन जी को, यानी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा फंड आवंटित किया गया, क्योंकि इनके पास जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। देखिए जैसे कि आपका हो गया शिक्षा वाला क्षेत्र हो गया, फिर आपका चिकित्सा वाला क्षेत्र हो गया, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया। बाद बाकी जितना भी बचता है सब किसके पास रह जाता है? मुख्यमंत्री के पास रह जाता है। तो सबसे ज़्यादा फंड किसके पास रहेगा? आपका मुख्यमंत्री के पास रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इस बार के झारखंड बजट 2022-23 में सबसे ज़्यादा फंड किस क्षेत्र में आवंटित किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है आपका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस बार आवंटित किया गया है फंड। कितना? 13.54%। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के द्वारा अतिरिक्त कितने राशि उपलब्ध कराए जाएंगे? ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 50,000 रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराए जाएंगे। क्यों कराए जाएंगे? क्योंकि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका 2 रूम, एक किचन, एक आपका छोटा सा बाथरूम हो गया, ये बनाया जाता था। अब इसमें क्या कर दिया है इसकी कि 50,000 रुपया दे के आप एक और रूम बना सकते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 बेडरूम आपका बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड बजट 2022-23 में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा कौन सी नई योजना की शुरुआत की गई है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? गोधन न्याय योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, झारखंड फसल राहत योजना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोधन न्याय योजना। इसमें क्या किया है कि जो मतलब गाय वगैरह जो है इसका जो है इसके गोबर से क्या बनाया जाएगा? बायोगैस का निर्माण किया जाएगा और उसे खरीदेगी सरकार। ठीक है, तो इसीलिए किसानों के आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा इस योजना का क्या किया है शुरुआत किया गया है। ठीक है दोस्तों, बायोगैस बनाने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव किस जिले में रखा गया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? दुमका, गढ़वा, जमशेदपुर, रांची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण कहाँ पे रखा गया है? तो रांची में रखा गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। आगामी वर्ष यानी कि आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पारा शिक्षकों के मानदेय मद में राज्य योजना के अंतर्गत कितने रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है? यानी कि देखिए पारा टीचर का सैलरी बढ़ाया गया है, जो टेट पास है उनका 50% बढ़ाया गया है और जो टेट पास नहीं है उनका सैलरी में कितना 40% इजाफा किया गया है। तो इस पे जो है राज्य सरकार के फंड पे कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा? तो 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टेट पास या देखिए पारा शिक्षक का नाम चेंज कर दिया गया है। पारा शिक्षक को अब बोला जाता है सहायक शिक्षक। ठीक है, सहायक अध्यापक बोलिए या फिर सहायक शिक्षक। पारा शिक्षक, पारा नाम हट गया, अब इनको क्या बोला जाएगा? पारा शिक्षक की जगह पे अब इनको बोला जाएगा सहायक शिक्षक या फिर आपका सहायक अध्यापक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टेट पास सहायक यानी कि पारा शिक्षक के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है? तो टेट पास है तो उसके लिए 50% का वृद्धि का प्रावधान किया गया और जो टेट पास नहीं है उसके लिए 40%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। झारखंड बजट 2022-23 में कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव लाया गया है? तो आप देखिए कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र के लिए तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन 8,091.37 करोड़ रुपए, 3,091.37 करोड़ रुपए, 5,091.37 करोड़ रुपए और 4,091.37 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 4,091.37 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड बजट 2022-23 में कृषि उत्पाद में आर्थिक नुकसान से भरपाई के लिए कुल कितने रुपए का कॉर्प्स फंड में प्रस्तावित किया गया है? कौन सा फंड है? कॉर्प्स फंड में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है? 25 करोड़ रुपए, 30 करोड़, 50 करोड़ और 40 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 करोड़, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। झारखंड बजट 2022 के अनुसार यानी 22-23 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभुक परिवार को 1 रुपए की दर से कितना किलो प्रतिमाह दाल उपलब्ध कराया जाएगा? तो देखिए 1 रुपए में कितने दाल दिया जाएगा? ठीक है, तो 1 रुपए में 1 किलो दाल दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार झारखंड के किस जिले में डिग्री कॉलेज
का निर्माण का प्रस्ताव किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, पलामू। तो डिग्री कॉलेज कहाँ पे बनेगा? रामगढ़ में बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कुल कितने नए कार्ड धारियों को इसका लाभ मिलेगा? अभी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। 5 लाख नए कार्ड धारियों को, यानी 5 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा, वही हो गया नए कार्ड धारी। तो 5 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने शिक्षकों को सरकार के द्वारा टैब उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा? तो आपके पास ऑप्शन है 40,000, 42,000। दोस्तों यहाँ पे 42,000 होगा, एक शून्य और होगा, 50,000 और 46,000। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 42,000 शिक्षकों को जो है वो टैब दिया जाएगा। और ये किस योजना के तहत दिया जाएगा? तो ज्ञानोदय योजना के तहत दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस योजना के तहत? ज्ञानोदय योजना के तहत दिया जाएगा। हाईटेक करने के लिए, पढ़ाई को और ज़्यादा हाईटेक करने के लिए शिक्षकों को 42,000 टैब दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय पर कितना वृद्धि किया गया है? देखिए 2022-23 में कितना वृद्धि किया गया? 2021-22 की तुलना में 2022-23 में पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो है कितना वृद्धि हुआ है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 59%। स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे 59% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा किस प्रक्षेत्र के लिए रकम प्रस्तावित है? सबसे ज्यादा किस में दिया गया? तो 3 प्रक्षेत्र था आपका, सामान्य प्रक्षेत्र, ठीक है, सामाजिक प्रक्षेत्र और एक था आर्थिक प्रक्षेत्र। तो इसमें से आंसर क्या आपके पास क्या क्या है? यहाँ पे ऑप्शन सामाजिक, आपका सामान्य, सामाजिक, आर्थिक, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि आपका सामाजिक प्रक्षेत्र में सबसे ज्यादा आपका रकम दिया गया है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार को सबसे ज्यादा आय कहां से होने का अनुमान है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है कर राजस्व, गैर कर राजस्व, केंद्र सहायता से, या फिर केंद्र करों में राज्य का हिस्सेदारी से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, यानी कि केंद्र करों में राज्य के हिस्सेदारी से, यानी लगभग कितना? 27,006 करोड़ रुपए ये मिलने वाले कहाँ पे? केंद्र करों में राज्य के हिस्सेदारी से सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, किस योजना के तहत सरकार द्वारा बायोगैस बनाने का प्रस्ताव किया गया? देखिए बायोगैस अभी बताएं तो गोधन न्याय योजना। देखिए यहाँ पे गोधन योजना और गोधन न्याय योजना, तो पूरा योजना का क्या नाम है? गोधन न्याय योजना। सिर्फ गोधन योजना नहीं है, गोधन न्याय योजना है। ठीक है, उसके बाद देखिए पुनासी जलाशय योजना किस जिला से संबंधित है? तो पुनासी जलाशय कहाँ पे? देवघर में है, दुमका में, गोड्डा में है, पाकुड़ में। कहाँ पे? तो देवघर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, आगामी वित्त वर्ष में कितने चेक डैम का निर्माण किया जाएगा? तो 200, 300, 400 या फिर 500। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 45, ग्राम पंचायत भवन को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लक्ष्य के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? तो देखिए जो ग्राम पंचायत भवन है ना, उसमें एक नया आपका जैसे लाइब्रेरी हो गया, उसी टाइप से वहाँ के जो गांव के जो बच्चे लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, तो उन ग्रामीणों को पढ़ने का जो मतलब सहायता उपलब्ध किया जाएगा, एक तरह से सुविधा दिया जाएगा। तो वहाँ पे कौन सा ऐसा चीज़ का निर्माण होगा या फिर कोई संस्था खुलेगा, तो उसके बारे में बताना है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या? पंचायत सुधा केंद्र, पंचायत ज्ञान सुधा केंद्र, पंचायत केंद्र या पंचायत ज्ञान केंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचायत ज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड में पारा शिक्षक को अब किस नाम से जाना जाएगा? अभी बताए थे सहायक पारा शिक्षक के नाम से, सहायक शिक्षक के नाम से, गुरुजी या फिर आचार्य जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहायक शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार के सहयोग से झारखंड के किस शहर में साइंस सिटी की स्थापना का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रांची। रांची में साइंस सिटी का बनाने का प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 48, आगामी वित्त वर्ष में किस किस जिले में तारामंडल की स्थापना का कार्य पूर्ण करके इसके संचालन की कार्रवाई करने का प्रस्ताव है? यानी कि ये मतलब कंप्लीटली हो जाएगा और स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी आगामी वित्त वर्ष क्या? 2022-23, इसी को बोलते हैं आगामी वित्त वर्ष। ठीक है, यानी इसी वित्त वर्ष में
तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, धनबाद देवघर, देवघर दुमका, दुमका गिरिडीह और देवघर रांची। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा देवघर और दुमका। यहाँ पे तारामंडल का काम पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मेडिको सिटी का स्थापना कहाँ की जाएगी, तो रांची रिनपास में, रिम्स रांची में, पीएमसीएच धनबाद में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा रांची रिनपास में, ठीक है, जो कांके में। क्वेश्चन नंबर 50, मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या है। अब देखिए मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या है, तो छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाना, छात्रों को उच्च स्तर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसानों को फसल संबंधी संसाधन उपलब्ध कराना, या फिर गरीब किसानों के आवास उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सारथी योजना का, तो छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाना, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा वर्ष 2022-23 में कितने युवाओं के कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 1 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के दायरों को बढ़ाते हुए किस वर्ग के छात्रों को शामिल किया गया है। एससी, बीसी और माइनॉरिटी, यानी एससी हो गया शेड्यूल कास्ट, बीसी बैकवर्ड कास्ट, माइनॉरिटी, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। देखिए इसमें मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में पहले एसटी के जो विद्यार्थी होते थे उन्हीं को लाभ मिलता था और इन सभी को लाभ नहीं मिलता था। तो इस बार जो है इन सभी को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। शेड्यूल कास्ट को भी, एसटी तो पहले से ही उसमें शामिल है, तो उसमें शेड्यूल कास्ट को भी किया, बैकवर्ड क्लास को भी किया और माइनॉरिटी को भी किया है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है कि इस योजना के, ये जो है आपका छात्रवृत्ति योजना के तहत क्या है, लोग यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आपका इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन भी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो आपका यूनिवर्सिटीज़ है, तो उन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उनको जो है इस योजना के तहत क्या स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है। तो अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग कराए हैं 52 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, या फिर एग्जाम जब आप जाइएगा तो उससे पहले भी आप 1-2 दिन पहले उसको देख लीजिएगा, और इससे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बजट में बनने वाला है नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप उत्पाद सिपाही का भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टीम से जितना जल्द हो सके जुड़िए, क्योंकि आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल्स से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली क्विज कराया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए जय हिंद।